हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट प्राइमरी लेवल की जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज पहला वीडियो है बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का। हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेंगे और उसको हम विथ एक्सप्लेन के साथ में डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चंस आज के वीडियो में लिए हैं जो कि यूपी टेट 2018 की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो, ले लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट से। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। भाग 1 है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से ले लेते हैं भाग 1 का। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि कोहर यानी जो कोहलर है, यहाँ पे कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीख रहा है, यानी कोहलर जो थे वो क्या सिद्ध करना चाहते थे सीखने से, यानी कि सीखना उनकी नज़र में क्या था ये आपको यहाँ पे बताना है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त या दृक्ष क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। सीखना क्या है कोहलर की दृष्टि से, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मैं चलिए आपके यहाँ पे राइट आंसर बताऊंगी, साथ में एक्सप्लेन भी करूंगी कि वो क्यों होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक संकार्य। अच्छा, संज्ञानात्मक संकार्य क्यों होगा, तो देखिए जो कोहलर है, कोहलर ने अधिगम के क्षेत्र को बहुत सारे भागों में बांटा था और इसके क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। इनके 4-5 सिद्धांत है, आपको मालूम होना चाहिए। उनमें से एक सिद्धांत का नाम था सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और इसे इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बताया था, ये कहा था कि संज्ञान या फिर प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो विशिष्ट महत्व प्रदान करता है व्यक्ति के लिए। ठीक है, और उन्होंने तर्क भी दिया था किसी समस्या के उपस्थित होने पर, ठीक है ना, किसी समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति क्या होता है, उसका निरीक्षण करता है और उसको क्या करता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है और साथ में उस समस्या के सभी उपायों को समझता है और उसका हल निकालता है। तो यही तो हुआ ना। सीखना का मतलब क्या होता है, आदमी तभी सीख सकता है जब उसके पास माइंड हो, विवेक हो, बुद्धि हो। ठीक है, और जब विवेक होगी, बुद्धि होगी तो सीधी सी बात है, कोई उसके पास समस्या आ गई तो उसको बहुत आसानी से वो कर लेगा, या करे ना करे अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करेगा ना, एक बार सोचेगा तो ना। तो कोहलर ने सीखने को क्या माना, संज्ञानात्मक संकार्य माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। कोई नई भाषा आप सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग होनी चाहिए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य, वाक्यों के निर्माण, शब्दों के निर्माण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। क्योंकि देखिए जब भी कोई हम नई भाषा सीखते हैं तो वहां पे वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि शब्दों और अक्षरों के बीच संयोजन से होता है, यानी उसको पहचानने से होता है। ठीक है, क्योंकि कई शब्दों के समूह वाक्य कहलाते हैं और जब हम यही नहीं जानेंगे कि अक्षर क्या है, शब्द क्या है, ठीक है, फिर अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, इसलिए सबसे पहले जो है हमें अक्षर और शब्द के बीच जो संयोजन होता है उनको हमें पहचानना जरूरी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। समावेशी कक्षा क्या है, यदि आपको पता है तो आप इसका आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र जो है शामिल होते हैं, केवल विशिष्ट या सामान्य और विशिष्ट या केवल सामान्य, या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र समावेशी कक्षा। देखिए इसका जो राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट छात्र। ठीक है, समावेशी का मतलब ही होता है यानी सभी तरह के छात्र, चाहे वो सामान्य हो, चाहे अमीर, गरीब, हैंडीकैप या फिर अच्छे छात्र। ठीक है, वो सब भी एक साथ जब पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे शिक्षा का समावेशीकरण जो होता है वो ये बताता है कि जो शैक्षणिक आवश्यकताएं की पूर्ति होती है, चाहे दिव्यांग छात्र हो, चाहे हैंडीकैप छात्र हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, ठीक है, चाहे अच्छे हो, जिस तरह के भी बच्चे हों, सभी को एक साथ पढ़ने का अधिकार ही समावेशी कक्षा कहलाती है। तो समान और विशिष्ट छात्र का मतलब यही होता है, या तो बहुत प्रतिभाशाली छात्र भी जो होते हैं। ठीक है,
अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? अब नीचे अधोलिखित यानी जो नीचे लिखे हुए इनमें से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गणित संबंधी की बात है तो सीधी सी बात है गणना दोष हो जाएगा, है ना। पठन पढ़ना, निरस्ता तो ये दूसरे में हो जाएगा। गणित से पूछ रहा है तो गणना संबंधी दोष। समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है, समावेशी की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का जो भागीदारी होती है उसका ना होना, या फिर अलगाव या संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या जरूरी है? तो देखिए समावेशी की सफलता के लिए यहाँ पे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है वो है संवेदनशीलता होना जरूरी है। जब तक हम किसी भी चीज के लिए संवेदनशील नहीं होंगे, उसके लिए तैयार नहीं होंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई भी चीज जो है वो सफल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, निम्न में से इसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि संवेदनशीलता जो होता है एक तत्व होता है, ठीक है, और यहाँ पे किसी भी दिशा में बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संवेदनशीलता, ठीक है। क्योंकि क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव समावेशी की सफलता में ये बाधक है। समावेशीकरण की सफलता में ये बाधक है, ये तीनों चीजें। संवेदनशीलता जो होती है तत्व होता है जो इसके लिए आवश्यक होता है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का मतलब पता है आपको? संवेग का मतलब क्या होता है? खुशी, दुख, आमोद, प्रमोद, है ना। तो इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी। अब कौन सा तत्व नहीं है आपको बताना है, तो राइट आंसर इसका जो है वो हो जाएगा संवेदी जो है वो संवेग का तत्व नहीं है। क्योंकि जो संवेदी होता है वो अंग्रेजी भाषा के संवेग का मतलब इमोशन, ठीक है ना। क्या होता है, हम बोलते हैं ना ये बहुत ज्यादा इमोशन हो गए, तो इमोशन में क्या होता है, खुशी होती है या किसी आंखों में जब आंसू आ जाते हैं खुशी की वजह से, इन चीजों को हम इमोशन बोलते हैं। दुख की वजह से, भय की वजह से, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है? ये संवेग कहलाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं अशारीरिक परिवर्तन, ठीक है, व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति, सभी संवेदनात्मक चीजों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो संवेग का तत्व नहीं है संवेदी। ओके, चलिए अगले देखो कि व्यवहार, हमारा व्यवहार होना, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार वो तो बहुत गुस्सा हो गया, उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो गया, अचानक वो हंसने लगा, तो ये क्या हुआ? संवेग के अंतर्गत आ गया। दैहिक का मतलब शरीर से जुड़ा हुआ हंसना, रोना, गाना, ये सभी चीजें हो गई। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको उसको डीपली समझना होगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है यहाँ पे आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं, तो आप साथ में कमेंट्स भी करते चलिए। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान, या फिर चलिए और हम ले लेते हैं इसके ऑप्शन में मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। इनमें से क्या होगा? संज्ञानात्मक का, ठीक है ना। संज्ञानात्मक का क्षेत्र का सही क्रम आपको बताना है। चलिए मैं इसका राइट आंसर आपको बताती हूँ, आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। देखिए क्या होता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे पहले, क्योंकि हम संज्ञानात्मक की बात कर रहे हैं, तो संज्ञानात्मक में सबसे पहला जो क्षेत्र होता है वो ज्ञान का होता है, ठीक है। फिर ज्ञान के बाद अवबोध होना, किसी चीज को जानना। आप जब किसी चीज को ज्ञान होगा तभी आप किसी चीज को जानेंगे। जब आप जान जाते हैं तो उसका आप प्रयोग करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, और जब आप अनुप्रयोग करते हैं तो उसका विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण होता है, लास्ट में मूल्यांकन। इतना आपको याद रखना है कि मूल्यांकन सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। ज्ञान के बाद अवबोध होना और अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। अगर आप इस तरह से थोड़ा सा एक तर्क आप लेके चले, किसी चीज का आपको नॉलेज है, ठीक है ना, क्या है, किसी चीज का आपको नॉलेज है। अब नॉलेज जो आपका संज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, समझ या ज्ञान होना। तो किसी चीज के यदि आपको ज्ञान है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? अवबोध होगा। अब आपको ये मालूम पता चलेगा कि ये चीज मुझे मालूम है, तो आप उसका अनुप्रयोग करेंगे यानी प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं तो उसका उपयोग करेंगे ना आप। अवबोध यानी समग्रता होता है, ठीक है। फिर उसका आप विश्लेषण, संश्लेषण करेंगे, उसके बाद लास्ट में आप उसका मूल्यांकन करेंगे। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेच्छाचारी जो होती है अच्छे शिक्षण शास्त्र की विशेषता नहीं होती है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग या स्किनर के द्वारा अभिप्रेरणा का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहलाता है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, सिद्धांत के द्वारा क्या होता है? हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो इसमें व्यक्ति ही तय करता है एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यानी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रत्याशा सिद्धांत का जो है जन्म दिया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान जो है, तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान जो है वो आपका सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। यानी कि वर्तमान समय में शिक्षा जो है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से उभरती हुई चुनौतियों को मदद करना, सबके साथ सबको लेके चलना। और वैश्वीकरण का मतलब पूरे देश में, ठीक है, सॉरी पूरे विश्व में। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है पूरे विश्व में। तो इसमें मुख्य रूप से सूचना जो होती है तकनीकी विकास सबसे अहम इसमें होता है। सूचना में क्या होता है? तकनीकी विकास सबसे अहम होता है और उसमें निर्णय लेने में आसानी होती है। यही अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान कहलाता है। ठीक है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम है, तैयारी या अर्जन कौशलों के स्थानांतरण के लिए। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए देखिए जो कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ये जो है उपयोगी होता है। ठीक है, यानी ए नंबर का। तो यहाँ पे कौशलों के स्थानांतरण से तात्पर्य क्या हो जाता है? कौशल के विकास से है, अर्थात कौशल अंतरण एक गति है। ठीक है, यानी विकास क्या है? विकास एक गति जो चलती रहती है। ठीक है ना, उद्देश्य नहीं है, एक गति है जो कि चलती रहती है और किसी भी व्यक्ति में कौशल को अधिगम्य देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यानी जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लें कि बच्चे के अंदर कौशल का विकास करना, उसके क्षमता में परिवर्तन लाना होता है। ये क्या है? प्रक्रिया है, गति है। तो क्या जो निरंतर गतिमान होती है, चलती रहती है। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है इसमें आपको बताना है। वेरी इजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा डी, निगमन से आगमन की ओर जो है विधि है, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य दृश्य की ओर। ठीक है ना, ये सभी चीजें जो है ये क्या है? शिक्षण सूत्र है। इसका वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, वाच नहीं किया तो वाच कर लीजिएगा। लेकिन निगमन से आगमन की ओर ये क्या है? विधि है, सूत्र नहीं है। शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद योजना बनाना होता है। कोई भी एक शिक्षण कार्य सूक्ष्म शिक्षण शुरू किया जाता है तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है? योजना बनाई जाती है। ठीक है ना, इसमें 6 चरण होते हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। कभी कभी चरण पूछता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने चरण होते हैं, कितने पद होते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने होते हैं? 6 चरण, 6 पद होते हैं। पहला जो होता है योजना बनाना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि प्रथम पद पूछ लिया तो योजना बनाना। द्वितीय पद होता है पाठन करना। फिर तीसरा होता है योजना बनाया गया कि ये पढ़ाना है, फिर उसको पढ़ाया गया, फिर उसका फीडबैक लिया गया, फिर पुनः योजना की गई, फिर उसे पढ़ाया गया। फीडबैक अच्छा नहीं आया कि भाई समझ में नहीं आया तो फिर उसे पढ़ाया गया, तो पुनः योजना उसको बोल देते हैं। पुनः निरीक्षण, फिर से वही काम किया गया और फिर पुनः फीडबैक। यानी 3 चरण मेन होते हैं, योजना, पाठन, फीडबैक, और उसके बाद पुनः योजना, पुनः निरीक्षण और पुनः फीडबैक हो जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण। अवबोध स्तर के अंतर्गत क्या शामिल है? जो अन्वेषण होता है उसको अवबोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। ठीक है, छात्रों को अवबोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो, इसलिए शिक्षण की छात्रों को सहभागिता बनी रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है। शैक्षणिक सुधारों में प्रभावी केंद्रीकरण तभी संभव होगा। शैक्षणिक सुधारों में प्रभावी केंद्रीकरण कब संभव होगा? तो ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है तो डी हो जाएगा। यानी
जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, यानी तीनों चीजें जब होंगी तभी शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण संभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभावी विकेंद्रीकरण इसका मतलब क्या होता है ना, शैक्षिक सुधारों में जब खंड व संकुल, यानी विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरे के पास अधिकार का जाना। ठीक है, यानी कुछ अधिकार जो है खंड और संकुल को दिए जाए, फिर स्थानीय संदर्भ में पंचायतों को भी दिए जाए, फिर अध्यापकों के पास, तो इस तरह से शिक्षा का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी को बुलाया और निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। यानी एक छात्र पढ़ रहा था, उसको नाम लेके बुलाया गया, तो वो संवेदना आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है ना, तो उस संवेदना का नाम क्या होगा, तो देखिए ध्वनि संवेदना होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ध्वनि संवेदना होगा, क्योंकि संवेदना जो होती है वो मस्तिष्क की समान प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, और प्रत्यक्षीकरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। ठीक है ना, प्रत्यक्षीकरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई अस्तित्व तो कुछ होता नहीं है, तो एक ध्वनि सामने आती है। यदि आप किसी छात्र को नाम से बुलाएंगे तो वह ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, क्योंकि वो सुन रहा है। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रकाशक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, प्रकाशक्रियात्मक की अवस्था की अवधि क्या है पियाजे के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। पियाजे का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी वीडियो डला हुआ है। ठीक है, 4 इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। अब बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कि बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ। बच्चे इतने भी बड़े नहीं होते हैं कि भविष्य की योजना की सूझबूझ अभी से बना लें बाल्यावस्था में। ठीक है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है, मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। देखिए इसका राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। मनोवैज्ञानिक, ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक इनमें से हैं जो भाषा विकास से संबंधित हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, चोमास्की। जो चोमास्की हैं वो क्या है, मनोवैज्ञानिक है लेकिन भाषा विकास के हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक क्लियर कर देती हूँ आपको थोड़ा सा कि जो ये प्राक्रियात्मक अवस्था जो मैंने आपको बताई थी, थोड़ा ऊपर चलती हूँ। ठीक है ना, आप सोचेंगे कि क्या चीज़ है ये। प्राक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, तो प्राक्रियात्मक अवस्था की अवधि जो है वो क्या हमने बताई थी, 2 से 7 वर्ष बताई थी। ये संज्ञानात्मक, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, बस इनको नाम अलग अलग दे दिया गया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, एक्चुअली क्या है कि 2 से 7 वर्ष तक होती है, इनको 2 भागों में उन्होंने फिर बांट दिया। एक 2 से 4 में बांटा जिसे प्राक्प्रत्यात्मक अवधि कहते हैं, और फिर 4 से 7 में बांट दिया अंतर्दशीय अवधि। ठीक है, तो 4 इनकी अवधि होती हैं, आपने पढ़ा है और बहुत इसका भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वाच के लीजिए यदि आपने वाच नहीं किया है। तो इनको बहुत सारे नामों से इनके अवधि को पुकारा जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है, अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है, थॉर्नडाइक जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है आपको यहाँ पे बताना है। देखिए इसका राइट आंसर होगा अधिगम के प्रयोग एवं भूल। ठीक है, प्रयाग नहीं, प्रयोग एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। E.M. थॉर्नडाइक जो हैं उन्होंने अपने सहचर्यवाद विज्ञान की विधियों में अनोखा संगम दिखाई दिया था, और 1898 में उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसका नाम अधिगम के प्रयास एवं भूल दिया था। तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, तो देखिए जो गिरोह अवस्था है वो आपकी जो आ जाएगी 8 से 10 वर्ष की समाजीकरण की प्रक्रिया। बच्चे अपने अपने अलग अलग आयु समूह बनाने लगते हैं। ठीक है ना, जनरली हमने देखा कि 8 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग आयु समूह बनाने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों का प्राथमिक शिक्षा का दौर होता है, इनमें रुचियों में परिवर्तन होता है, विकास होता है। ठीक है ना, इसलिए वो अपने माता पिता से बाहर आते हैं, अपने दोस्तों साथियों के साथ होने लगती है, बातें होने लगती है, उनकी रुचियां बदलने लगती है, तो उनके हिसाब से उनका समूह बनने लगता है। तो गिरोह अवस्था जो होती है वो 8 से 10 वर्ष में होती है, और समाजीकरण भी इसी टाइम में होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। सब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की एक अवस्था हम जस्ट अभी ऊपर देख के आ रहे हैं, अब ये तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है आपको बताना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मूर्त संक्रिय अवस्था जो है पियाजे की द्वितीय अवस्था कहलाएगी।
चलिए अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु का स्वरूप जो है वो शामिल नहीं है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन से, सामाजिक मूल्य कौन सा है, आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। देखिए सहायता परक व्यवहार जो होता है सामाजिक मूल्य होता है, और समाज में ही सिखाया जाता है क्या करना, व्यवहार, किसी की सहायता करना, तो सहायता परक जो व्यवहार है वो सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है। पश्च अन्वेषण तथा साध्य साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। पश्च अन्वेषण एवं साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है, तो देखिए ये उदाहरण जो है वो स्वतः शोध के हैं। किसके हैं, स्वतः शोध के हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, किसने कहा है। देखिए सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की जो मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, वो यह किसने कहा है। ये कथन किसका है आपको बताना है, तो ये एमबी घास का है। किसका, एमबी घास का कथन है। और निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में से शामिल नहीं है। अब जो थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्राथमिक नियम दिए हैं उनमें से इनमें से क्या शामिल नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम नहीं शामिल है। थॉर्नडाइक के 3 नियम है, 3 प्राथमिक नियम है, 3 नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो देखिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यवहार पर बल देता है। अनुकूलन यानी व्यवहार में परिवर्तन लाना, वही अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। देखिए यहाँ पे फिर आ गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नैमित्त अनुबंधन। बहुत सारे नाम है, तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन दूसरा नाम जो है वो नैमित्तिक अनुबंधन है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादक जो है बीएफ स्किनर ने किया था, ठीक है ना। और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया जिसे हम यस आर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, यस आर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी बीएफ स्किनर। फिर निम्न में से कौन से अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अब अधिगम की एक विशेषता नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो इनमें से अधिगम की विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अधिगम लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी होती है, अधिगम लक्ष्य होता है अधिगम का, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, व्यवहार में परिवर्तन लाती है, लेकिन अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से आप करें तो ये नहीं हो सकता है, तो ये एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, और इनमें से आपने कितने आंसर आपको पता है साथ साथ में कमेंट्स करते रहिएगा, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। वेट करिएगा, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस तरह से पर्यावरण का होगा, और भी हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आएंगे विथ आंसर और एक्सप्लेन के साथ में। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।